खनखनाती सुरीली आवाज की मल्लिका, एक ऐसी गायिका जिनके गाए गाने आज 50 साल बाद भी श्रोताओं में बेहद पसंद किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के सबसे प्रसिद्ध गायकों के परिवार से होने के बावजूद ये गायिका कभी टॉप सिंगर्स के लिस्ट में शुमार नहीं हो पाई। क्या आप मानेंगे कि इतनी मधुर आवाज वाली गायिका को बॉलीवुड में साइडलाइन कर दिया गया और कुछ चार्ट बस्टर हिट सॉन्ग्स गाने के बावजूद ये धीरे धीरे गुमनामी में खो गईं। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी अपनी सगी सिंगर बहनों ने भी इनकी राह में रोड़ा अटकाने का काम किया और फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें काम दिलवाना तो दूर, इनका पत्ता साफ करवाने में अहम भूमिका जरूर निभाई। बताएंगे इस महान गायिका की जिंदगी से जुड़ी और भी अनसुनी दास्तान। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मंगेशकर बहनों में सबसे छोटी बहन गायिका उषा मंगेशकर की। सुल्ताना, सुल्ताना, मेरा नाम है सुल्ताना, सुल्ताना, सुल्ताना। उषा ने हिंदी भाषा के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली, नेपाली, भोजपुरी, कन्नड़ और असमिया सहित दर्जनों भाषाओं में गीतों को अपनी आवाज दी और अपनी काबिलियत साबित की। लेकिन आप में लाख काबिलियत हो, जब तक आपको सही प्लेटफॉर्म ना मिले, आपके काम को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल होता है। और अगर आपके अपने ही आपके खिलाफ साजिश करने लगें तो उस रिकॉग्निशन की संभावना और भी कम हो जाती है। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े पेड़ की छांव में छोटे पेड़ पनप ही नहीं पाते और सूख जाते हैं, और उषा मंगेशकर के साथ ये दोनों ही हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि उषा मंगेशकर जैसी सीधी साधी और काबिल सिंगर को सही पहचान और सही मौके नहीं मिल पाए? कौन रहे इनके करियर के बाधक? आज के अपने शो में हम इन तमाम बातों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इतनी शानदार ट्रेंड क्लासिकल सिंगर के बारे में इंटरनेट पर ज्यादा जानकारी तक उपलब्ध नहीं है, और इक्का दुक्का शॉर्ट वीडियोस को छोड़ दें तो कहीं भी इनके बारे में बायोग्राफी भी मौजूद नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों न इनके काम और सादगी भरे जीवन को आपके सामने लाया जाए और इनकी एक डिटेल्ड बायोग्राफी बनाकर इन्हें इनका सम्मान दिलाने की एक छोटी सी कोशिश की जाए। 15 दिसंबर 1935 को जन्मी उषा के पिता दीनानाथ मंगेशकर महाराष्ट्र से थे और इनकी मां गुजराती थीं। इनके पिता मराठी थिएटर कलाकार और गायक थे, इसलिए मंगेशकर परिवार में गायन का माहौल हमेशा से रहा। इनकी मां शेवंती इनके पिता की पहली पत्नी नर्मदा की बहन थीं, जिनकी मौत जल्दी हो गई थी। जब उषा मात्र 6 साल की थीं, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद इन्हीं भाई बहनों के कंधों पर घर की जिम्मेदारी का बोझ आ गया और शुरुआती दिनों में इनके परिवार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। परिवार में सबसे बड़ी बहन होने के नाते लता मंगेशकर ने फिल्मों में एक्टिंग और प्लेबैक सिंगिंग कर अपने भाई बहनों के खर्चों को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई। इसमें उनका साथ दिया उनकी दूसरी बहन आशा भोसले ने। छोटी उषा को भी गाने का शौक था और इन्होंने अपनी बड़ी बहनों लता और आशा की तरह ही गायकी को ही अपना करियर चुना। लता जी और आशा जी के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। बात उषा की करें तो इन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पर 1954 में अपने करियर की शुरुआत की।
इस साल आई फिल्म सुबह का तारा का गीत बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई इनका पहला गाना था। बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई, बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई। लेकिन इसके बाद उषा को कोई बड़ी फिल्म या बढ़िया काम नहीं मिल रहा था। घर की जिम्मेदारियों को समझ और अपनी बड़ी बहनों को फाइनेंशियली मदद करने की कोशिश में इन्होंने कई लो बजट फिल्मों में गाना गाया। 1960s और 70s का दौर आते आते लता मंगेशकर और आशा भोसले हिंदी फिल्म जगत में जाना माना नाम बन चुकी थीं। लेकिन उषा को इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा था और उनके हिस्से के भी गाने लता आशा को ही मिल रहे थे। बड़ी बात ये कि कई बार जब ड्यूअल सॉन्ग्स में संगीतकार उषा को बुलाने की बात करते तो ऐसा कहते सुना गया कि उसका तो रियाज ही कमजोर है, इस तरह के गाने में वो सुर कहाँ लगा पाएगी, और ये बातें दबी जुबान कई बार बाहर भी आ जाती। और ये अफवाहें कौन फैला रहा था आप समझ सकते हैं। इसी बीच साल 1975 में डायरेक्टर विजय शर्मा एक लो बजट भक्ति फिल्म जय संतोषी माँ बना रहे थे। चूंकि फिल्म का बजट कम था इसलिए वो उस दौर की बड़ी गायिकाओं के पास न जाकर सीधे उषा जी के पास पहुंच गए। उषा ने इस फिल्म के गाने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये हिंदी सिने जगत के इतिहास की उन चंद फिल्मों में शुमार हो गई जिसकी कमाई फिल्म के लागत से 200 गुना से भी ज्यादा हुई। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। इस फिल्म में उषा के गाए गानों ने धूम मचा दी और देश के घर घर में इनके नाम को पहचान मिल गई। इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से उषा को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला, लेकिन गुटबाजी की वजह से नॉमिनेशन अवार्ड में नहीं बदल पाया। खैर, इसी साल FJA अवार्ड्स में इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। उषा को उम्मीद थी कि इस फिल्म की सफलता के बाद इनके करियर की गाड़ी निकल पड़ेगी, लेकिन ये इनकी बदकिस्मती रही या उस दौर की टॉप सिंगर्स की पॉलिटिक्स कि इसके बाद भी उषा को आगे बढ़िया ऑफर्स नहीं मिले, या जो मिले उन्हें रिकॉर्डिंग के बाद भी रिलीज नहीं होने दिया गया। कैसी ये जुदाई है। इससे उषा को काफी मायूसी हुई। अच्छी आवाज और क्लासिकल सिंगिंग की बेहतरीन समझ होने के बावजूद ये एक सफल करियर नहीं बना पाई। अब ये इनके अनसक्सेसफुल करियर का दर्द था या इनकी दोनों बड़ी बहनों की सफलता से कंपैरिजन की कसक, पर इन सभी हालातों ने उषा की पर्सनल लाइफ पर गहरा असर डाला। उषा अकेली रहने लगी, लोगों से भी कम मिलती और रिश्तेदारों से भी दूरी बनाने लगी। हालांकि ये फैमिली गैदरिंग्स में तो देखी जाती पर बिल्कुल खामोश। उषा जी ने कभी शादी नहीं की और तन्हा जिंदगी ही गुजारी। बहुत बार उड़ती उड़ती ऐसी खबरें भी आईं कि संगीतकार किसी गाने के लिए पहली कॉल लता जी को करते, दूसरी पसंद आशा होती, और अगर ये दोनों ही अवेलेबल ना हो तो उषा मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर या उस दौर की बाकी गायिकाओं को फोन कर दिया जाता था। और कई बार तो लता आशा की नाराजगी झेलने के डर से उनका इंतजार किया जाता या उनके अप्रूवल लेकर ही किसी और को काम दिया जाता। सोचिए ये कला का कितना अपमान है। तो वहीं उषा जी की सफलता में इनकी बहनों की बड़ी छवि भी बाधा बनी, जिसकी वजह से इन्हें वो पहचान नहीं मिली जो मिल सकती थी। उषा शुरू से ही हिंदी से ज्यादा मराठी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग किया करती थी, तो अब इन्होंने मराठी फिल्मों के निर्माण की तरफ रुख किया और कुछ सफल फिल्में बनाई। साल 1977 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उषा की बनाई मराठी फिल्म जैत रे जैत को बेस्ट मराठी फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक भी मिला। इसके साथ साथ उषा ने अपनी पेंटिंग की हॉबी पर फोकस करना शुरू किया। उषा जी को बचपन से ही पेंटिंग्स करना बहुत पसंद था। इनकी माँ भी एक अच्छी पेंटर हुआ करती थी और शायद उन्हीं से प्रेरित होकर उषा जी के मन में भी कला के लिए असीम प्यार था। उषा जी के मानना रहा कि पेंटिंग और सिंगिंग का आपस में गहरा संबंध है। ये अक्सर संगीत सुनते हुए पेंटिंग्स बनाती।
आपको ये जानकर हैरानी होगी, उषा जी को इनकी बेहतरीन पेंटिंग्स के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। पेंटिंग के प्रति अपनी दिलचस्पी पर बात करते हुए उषा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी गीत गाने से पहले या सुनते वक्त वो आमतौर पर फिल्म के सीन और सिचुएशन के बारे में अपने दिमाग में एक छवि बनाती हैं, लेकिन बाद में अगर वो सीन उनकी कल्पना से मिलता जुलता नहीं होता तो निराश हो जाती हैं। उदाहरण के लिए साल 1958 की फिल्म मधुमती के गीत सुहाना सफर को सुनने के बाद इन्होंने अपने दिमाग में समुद्र की तस्वीर बनाई और उसका एक स्केच बनाया। बाद में जब उन्होंने फिल्म में गाना देखा तो इसे जंगल में शूट किया गया था और वो उनकी कल्पना से अलग था, इसलिए ये उनके लिए एक बड़ी निराशाजनक बात थी। खैर, उषा मंगेशकर दूसरी संगीत शैलियों की तुलना में लोक संगीत को प्राथमिकता देती रहीं। ये 60 सालों से ज्यादा तक हिंदी के साथ साथ कई और भाषाओं में गाना गाती रहीं। भले ही मंच बड़ा ना मिला हो, पर इसने इनके संगीत प्रेम और समर्पण को कम नहीं किया। उषा जी ने 1992 में दूरदर्शन के लिए एक संगीत नाटक फूलवंती का भी निर्माण किया, जो बाबा साहेब पुरंदरे की एक कहानी पर आधारित था। साल 2017 में 27 सालों के अंतराल के बाद उषा मंगेशकर ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ बंगाली स्वतंत्रता सेनानी की बायोपिक मैं खुदीराम बोस हूँ के गाने एक बार विदाई दे दो माँ के लिए एक साथ गाना गाया। एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी। यहाँ आपको उषा जी के गाने से रिलेटेड एक रीसेंट कंट्रोवर्सी भी बताते चलें। साल 1977 में आई राज एंड सिप्पी की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म इनकार का एक सुपरहिट सॉन्ग है मुंगड़ा। राजेश रोशन की इस रचना को उषा मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज दी थी। मुंगड़ा गीत को साल 2019 में इंद्र कुमार की कॉमिक फिल्म टोटल धमाल के लिए फिर से बनाया गया, यानी रिमिक्स किया गया। लेकिन उषा मंगेशकर और संगीतकार राजेश रोशन दोनों ही इस रीमेक से खुश नहीं थे। इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए एक इंटरव्यू में उषा मंगेशकर ने कहा, हमारे गीत यानी लता दीदी, आशा दीदी और मेरे गाए गीत बहुत सोच विचार के बाद बनाए गए थे और उन्हें संवेदनशीलता और देखभाल के साथ तैयार किया गया था। इसे मनमानी तरीके से चीर फाड़ करना सही नहीं है। इसके अलावा इस ओरिजिनल सॉन्ग के फैंस भी रीमेक से बहुत निराश हुए और यहाँ तक कि निर्माताओं को एक क्लासिक बर्बाद करने का नारा दिया और इन्होंने इसे टॉयलेट रिमिक्स तक कह डाला। खैर, मंगेशकर परिवार गायन के अलावा क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रखता था। उषा भी क्रिकेट की बहुत शौकीन रहीं और खेल को धर्म के रूप में मानने का दावा करती रहीं। उषा कहती हैं, हमारी माँ एक बहुत बड़ी क्रिकेट प्रशंसक थीं और हम सभी उनके कमरे में अच्छे खाने के साथ इकट्ठा होते थे और खेल देखने के लिए तैयार रहते थे। उषा मंगेशकर को मिले अवार्ड्स की बात करें तो साल 2019 में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री द्वारा उषा को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से सम्मानित किया गया। साल 2020 में 7th मिसिंग यूथ फेस्टिवल में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इन्हें सम्मानित किया। 2020 में ही मिर्ची अवार्ड्स ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। उषा को साल 2021 में महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग की ओर से गण समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया गया। साल 2022 में बड़ी बहन लता के गुजरने के बाद उषा कुछ दिनों तक गहरे सदमे में रहीं और इस बात को स्वीकारने में इन्हें काफी वक्त लगा। मंगेशकर परिवार का हिस्सा होने के नाते उषा अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं, लेकिन ये कभी भी अपनी सफलता या संगीत की तुलना किसी से नहीं करती। उषा हमेशा जीवन में सकारात्मक रहने में विश्वास रखती हैं। उषा मंगेशकर एक एनिमल लवर भी रहीं और ये अक्सर अपने मीडिया अकाउंट पर अपने पेट डॉग के साथ तस्वीरें शेयर करती हैं। हम अपनी पूरी टीम की तरफ से उषा जी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम आपको कई और कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।